अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, बहुत सारी खबरें हमारे सामने हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 6 जुलाई 18वीं रमज़ान और पीर का दिन। दूसरा अशरा भी तकरीबन ख़त्म होने को आया रमज़ान का और तीसरा अशरा शुरू होने को है। इसी दौरान में हम लोगों ने बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स देखी, सियासी डेवलपमेंट्स हों या फिर आलमी मंजर के ऊपर डेवलपमेंट्स हो। IS ने बहुत ज़्यादा यानी दाइश ने बहुत ज़्यादा अटैक्स शुरू किए। दाइश ने ये कहा था कि रमज़ान के दौरान एक्टिव हो जाए, पूरी जो सरगर्मियां हैं उनको एक्टिव कर लिया जाए एंड ऑल। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी चल रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। NGOs के जो अकाउंट्स हैं उनके हवाले से स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दहशतगर्दों के हवाले से भी बात करेंगे कि दहशतगर्दों के साथ झड़प हुई है वजीरिस्तान के अंदर। एंड नॉट जस्ट दैट, क्योंकि दहशतगर्दी के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा बात की जाती है और ये कहा जाता है कि रॉ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये भी बात करना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होने वाली है। रूस के अंदर, मॉस्को के अंदर जो मीटिंग्स होनी है, जो एक तरह से बहुत सारे मुल्कों ने मिलना है, उसके अंदर जो है नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ विल बी मीटिंग। उसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करते हैं। पीपल्स पार्टी में उनके रहनुमा का ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी भुट्टो के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहती हैं। एंड we're going to talk about a lot more stuff। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूं। सईद आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर हैं नवाए वक्त के और मेरे उस्ताद। बहुत बहुत शुक्रिया आसी साहब, वेलकम टू द शो। आपका तज्जिया लेंगे, उससे मुस्तफीद भी होंगे, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। नवाए वक्त टुडे की जानिब। जी, सबसे पहली खबर ऐड कर लेते हैं स्टेट बैंक के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। स्टेट बैंक ने बैंकों से NGOs के अकाउंट्स, गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात मांग ली। मरकजी बैंक ने तमाम इदारों को मरासला भिजवा दिया और खास तौर पर 2013 से 2015 तक आने वाली रकूम की तफसील, NGOs के नाम और अकाउंट नंबर मांगे गए हैं। बैंक 1-2 रोज में फराहम करेंगे, जराए का ये कहना। आसी साहब, सबसे पहले तो हम कुछ अरसे पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब मदारस के हवाले से चेक्स एंड बैलेंस की बात की जा रही है तो NGOs के हवाले से भी चेक्स एंड बैलेंस की बात होनी चाहिए। NGOs क्योंकि सरगर्म है और फॉरेन फंडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। हाउ डू यू सी दिस स्टेप कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और स्टेट बैंक ने फौरन कंप्लाई किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारस और NGOs में कोई फर्क नहीं है। सही। मदारस भी कई NGOs चलाती है, सही। ठीक है ना। तो जो फंडिंग होती है वो जाहिर है वो हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हवाले से देखना है कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस मकसद के तहत इस्तेमाल हो रही है और किसके हाथों इस्तेमाल हो रही है। ये सारी कबाहतें जो अब तक इस वक्त हमें नज़र आती है, ये इस वजह से ही है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। सही। ये हमारी जो मुसल्लत हुई दहशतगर्दी की जंग जो हम पे मुशर्रफ साहब मुसल्लत कर गए थे, तो ये सारी कबाहतें वहाँ से शुरू हुई। ये 10-12 साल जो हमने भुगती है दहशतगर्दी की जंग, अभी तक हम ज़ाहिर उसका सामना कर रहे हैं। अब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के ज़रिए कामरानियाँ हासिल कर रही है फ़ौज पाकिस्तान दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए। तो उसमें ज़ाहिर है जो दहशतगर्दों के जो रूट्स थे वो ये फंडिंग, फॉरेन फंडिंग हो या मुल्क के अंदर से फंडिंग हो रही हो, तो उस वजह से उन्हें तकवीयत हासिल होती थी दहशतगर्दों को। ज़ाहिर है अगर आप एक अज़म रखते हैं दहशतगर्दी के खात्मा का, लेकिन उसके जो मुहर्रिकात हैं दहशतगर्दी के, उन तक आप हाथ नहीं डालते। जो तकवीयत पहुंचा रहे हैं जो अनासर, उन तक आपकी रसाई नहीं है, तो फिर दहशतगर्दी का खात्मा का जो एक ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो इसी तनाज़र में सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ये केस चल रहा है NGOs की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो एक केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न शो किया था कि आपने ये एक नेशनल एक्शन प्लान जो तरतीब दिया था दहशतगर्दी के खात्मा के लिए, तो उसमें जो जो शिकें शामिल थी, जो जो तकाजे थे, जो आपने बुरुएकार लाने थे दहशतगर्दी के खात्मा के लिए, वो अब तक आपने पूरे ही नहीं किए। तो आप कैसे मीट विद कर सकते हैं? फिर जो अज़म है दहशतगर्दी के खात्मा का वो किस तरह पूरा हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न अपनी जगह पे बजा था। उसमें ज़ाहिर है NGOs के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक एजिटेट किया कि अभी तक हुकूमत, यानी एक मिसाल दी सुप्रीम कोर्ट ने दाइश की कि दाइश पर तो अभी तक आपने पाबंदी नहीं लगाई, जो सबसे ज़्यादा थ्रेट इस वक्त है पूरी, यानी कि एक मैं तो समझता हूँ कि पूरे आलमी अमन के लिए वो थ्रेट है दाइश की तंजीम जो है।
उसकी अगर यहाँ कोई रूट्स नज़र आ रहे हैं तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। ये क्लेम किया जाता है कि दाइश का यहाँ कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो साने सफूरा जो कराची का हुआ उसमें दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की, तो उसको हम लाइटली नहीं लेना चाहिए। और बहुत सारे पैम्फलेट्स भी आसिफ साहब कई अर्से पहले जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए और बहुत सारी चीजें सामने आई। अच्छा, अब बात ये आती है एनजीओज भी तो दो टाइप्स की हैं, एक तो वो है जो यही डोमेस्टिक हैं यानी अपने पाकिस्तान की हैं, और एक जो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल एनजीओज के साथ तो एमओयू साइन होता है। अब वो एमओयू के अंदर जो शिक रखे एनजीओ इस बात के ऊपर ऑब्लिगेटेड होती है कि वो उस चीज को फॉलो करे। क्या एमओयू साइन करते हुए वो तमाम शिकें रखी जाती हैं, और जो पहले एमओयू साइन हो चुके हैं क्या उनको रिन्यू किया जाएगा और क्या उनको रेगुलेशन के अंदर लाया जा सकता है जिस तरह डोमेस्टिक एनजीओज होती हैं? यही बात तो सारी ये सुप्रीम कोर्ट ने जिस कंसर्न का इजहार किया था वो इसी हवाले से था ना, कि अगर कोई इरेगुलरिटीज जो फॉरेन फंडेड एनजीओज है जिनकी ज़ाहिर तंजीमें भी यानी कि बैरूनी ममालिक से आए हुए लोग जो है वो यहाँ इंतज़ाम चलाते हैं, तो उनके मामलात की तो ख़ास तौर पे जो है ना वो देखभाल होनी चाहिए कि वो क्या मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सालमियत के तकाज़ों के मुताबिक वो एनजीओज जो है जहाँ काम कर रही है या नहीं कर रही। अब जिस तरह सेव द चिल्ड्रन का मामला आया था, इसमें जिस तरह वो डॉक्टर शकील जो है वो ज़ाहिर है, हाँ आफरीदी, उसने तो ज़ाहिर है मुल्क की एक मौका दिया, यानी कि एक जासूसी करके। बेशक वो असामा बिन लादन जो एबटाबाद में जिसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ, बेशक वो एक कामयाबी अमेरिका ने क्लेम की, कामयाबी बहुत लेकिन कभी लाश नहीं दिखाई गई। वो ठीक है, और जो अकाउंट से हर फौजी के डिफरेंट थे कि हमने वो सारे मामला अपनी जगह पे है। लेकिन मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो शकील अफरीदी ने फैसिलिटेट किया था असामा बिन लादन तक पहुँचने के लिए अमेरिका को, तो जाहिर है वो हमारी मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के अगेंस्ट जो है वो सारा एक्शन था। सही। अगर तो पाकिस्तान की मुआवनत से वो किया जाता तो वो बात और थी, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाला बाला वो किया गया जिसके शवाहिद बाद में मिले, अगरचे उस वक्त क्लेम किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और जरदारी साहब ने, तो कोई आर्टिकल भी लिखा था कुछ 2 दिन पहले वो उस ऑपरेशन से शायद वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में वो छप गया था, तो उसमें क्लेम किया गया था कि ये हमने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। लेकिन बाद में सारे हकायक और शवाहद जो सामने आए वो यही थे कि अमेरिका का अपना वो था, इंडिपेंडेंट उसने किया था। तो उसमें जाहिर है जो एनजीओज हैं यहाँ उनकी ही कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ, तो वो जाहिर है जब तक हम उस पर काबू नहीं पाते, जब तक उनके जो अज़ायम जो मकासद है उनको हम स्क्रूटनाइज नहीं करते, अपने कवानीन के दायरे में नहीं लाते, उस वक्त तक ये थ्रेट्स मौजूद रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कंसर्न शो किया, कल अगरचे हुकूमत वजारत दाखिला की तरफ से बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत उसकी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कह दिया कि ये टके का काम नहीं हुआ इसमें नेशनल एक्शन प्लान में, तो ये गलत बात है। वो कंपैरिजन अगर हम करें, वो जो अटॉर्नी जनरल ने जो रिपोर्ट पेश की यानी कि कारकर्दगी के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान के मामले में कि ये हमने अचीवमेंट्स की, तो वो सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो फौजी ऑपरेशन की है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की अचीवमेंट्स है। जो नेशनल एक्शन प्लान है वो ठीक है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी अगरचे ऑपरेशन ज़रब अज़ब उससे पहले शुरू साल पहले शुरू हुआ। नेशनल एक्शन प्लान बना जब ये पेशावर का सानिया हुआ, उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन्होंने 3 की, उसमें फिर इत्तेफाक राय से एक नेशनल एक्शन प्लान 21वीं तरमीम जिसके तहत हुई फिर आइन में, और फौजी अदालतों की तश्कील। लेकिन अब वो जो फौजी अदालतें वो भी सुप्रीम कोर्ट के मामला ये नेशनल एक्शन प्लान उससे रिलेटेड है। ये जो है क्लेम करते हैं कि हमने इतनी कामयाबी हासिल की, वो कामयाबियां ऑपरेशन ज़रब अज़ब की है, उसमें है नेशनल एक्शन प्लान का क्या लेना देना है। जो मामला जो मुतकाजी हैं इस एक्शन प्लान के वो तो आप पूरे नहीं कर रहे। नेक्टा को फाल नहीं किया गया, बहुत सारे और इस तरह के। नेक्टा का तो ये मामला है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही एजिटेट किया ना, उसमें अपनी जो रिमार्क्स दिए थे उसमें कहा कि आपने यानी कि आप कौम को ये बावर करा रहे हैं कि हमने इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहुत कुछ करना है, दहशतगर्दी के रूट्स को ख़त्म करना है, लेकिन इसके लिए जो इदारा कायम है नेक्टा, उसके फंड्स में आपने एक ढेला भी नहीं रखा अपने बजट में। ये बजट जो आया है इस वक्त उसमें एक पैसा भी नहीं रखा उसमें, तो क्या आपके अज़ायम है? फिर यही सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न था, और मेरा ख्याल है ये बजाय इसके कि आप इदारों के साथ एक मुकाबलाबाजी की फ़िज़ा बनाएं,
जैसे कि पहले अनहेल्दी एक फिजा बनती रही, उससे अवॉइड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन दे रही है तो उस डायरेक्शन की रोशनी में आप स्टेप्स लें तो यकीनन अचीवमेंट्स होंगी। अगर कोई कोताहियाँ हुई हैं तो एक एक्सपेडाइट करें आप मामले को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में, तो यकीनन कोई ना कोई अचीवमेंट हो जाएगी। उसका क्या करिए कि जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से फौजी अदालतें काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फौजी अदालतों को काम करने की कोशिश नहीं की जा रही। यानी ऐसा लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान को जहां जहां जिस जिसको मसला है वो हॉकिश तरीके से उस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसमें देखिए फौजी अदालतों का जो इशू है, इसमें एक डिवीजन है, सही एक किस्म का ये मुतवाजी निज़ाम है। एक पहले से मौजूद है अदलिया, उसमें यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी ज़ाहिर है चल रहा है फौजी अदालतों की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी। तो जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में थी वो आइन और कानून के तकाजे के हवाले से थी कि जो एक आइन में एक मौजूद है एक शिक के जो बुनियादी ढांचा है आइन का, उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो ये फौजी अदालतों की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जब आप मुतवाजी एक अदालती निज़ाम लाएंगे तो वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होगा। आइन के बुनियादी ढांचे में जो अदलिया का सेटअप मौजूद है उससे आप मावरा कोई चीज़ लाएंगे तो ज़ाहिर है वो मुतसादम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो इसमें जो कंसर्न था वो इसी हवाले से था कि अगर तो यानी जो अदालतें आइन के तहत कायम हैं वो मकासद पूरे नहीं कर रही, अगर वो मकासद पूरे नहीं कर रही तो उसके पीछे जो कबाहतें हैं, निज़ाम अदल में जो कमज़ोरियाँ हैं, आप उनको दूर करें बजाय इसके कि आप मुतवाज़ी अदालती निज़ाम लेकर आए। उनमें जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है, यानी कि गवाहियों का जो सिस्टम, उसको एक्सपेडाइट करें आप। तेज़ रफ्तारी होगी तो वहाँ भी आप जो मकासद हासिल करना चाहते हैं वहाँ से। अब इनका ये था यानी कि पीछे एक सेंस जो थी कि आम अदालतों में जो जजेस हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, इस वजह से हम फौजी अदालतें ला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि फौजी अदालतों के जितने 2-4 फैसले आए, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न बजा था कि क्या उन्होंने कोई वो सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी फौजी अदालतों के जजों ने, जिनका पता ही नहीं कौन से जज है जिनके सामने ये केस पेश हुए और कब उसकी हीयरिंग हुई, कैसे हीयरिंग हुई, कौन से वकील पेश हुए, क्या केस था, फिर क्या कैसे डिसीजन आई। हमारे सामने तो सिर्फ डिसीजन आ गई ना कि ये अदालतों ने, कौन सी अदालत ने डिसीजन दिया ये किसी के सामने नहीं है, कौन से फाजिल जज थे। तो ये जाहिर है इसमें फिर इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं हो पाते। क्या ये चीज भी हम लोग देख सकते हैं कि फौजी अदालतों से इवन सियासतदानों के अंदर एक फियर आ गया था, क्योंकि केसेस नहीं भेजे जा रहे थे इनिशियली फौजी अदालतों के अंदर, बड़ी देर से केसेस भेजे गए और उसके फौरन बाद ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस मैटर बन गया। ये क्या ये भी कहा जा सकता है कि सियासतदानों को अपना भी पड़ गया था कि करप्शन ना खुल जाए, फौजी अदालतों के सामने अगर हुआ तो कोई चीज सामने नहीं आ सकेगी। अदालतों के सामने तो चलिए पब्लिक होता है, लेकिन फौजी अदालतों का नोबडी नोज कि कौन क्या है और कहां से क्या फैसला होगा। इसमें देखिए जब ये 21वीं तरमीम की मंजूरी का प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने एक कंसर्न शो किया था कि कल नवाज शरीफ साहब से मुखातब होते हुए उन्होंने कहा था कि कल को ऐसा ना हो कि ये जो आप कानून ला रहे हैं, इसी कानून के ताबे आप और मैं इन्हीं अदालतों के सामने पेश हो रहे हो। तो ये कंसर्न उनका अपनी जगह पे, क्योंकि फौजी अदालतों के तो ज़ाहिर सियासतदानों ने भुगते हुए मार्शल आर्ट वार में 81 में जो कुछ हुआ था सबके सामने जितनी दरगुद बनी सियासतदानों की, तो बेहतर तो यही है ज़ाहिर है एक हमारा यानी कि एक जमहूरी पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है, उसके तहत जो सिस्टम अदालतों का है उसी सिस्टम को चलने देना चाहिए। ठीक है ना। जब आप फौजी अदालतों का सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि लाया भी गया, तो उससे बादी नज़र में तासर ये होगा कि सिविल हुक्मरानी जो है वो नाकाम हो गई है। इसमें मलबा जो है वो अदालती निज़ाम के साथ साथ हुकूमत पर भी पड़ता है। सही। आसिफ साहब एक कॉलर हैं, कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अली नवाज हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल अभी अदालतों से मुतल्लिक किया है, तो मेहमान से मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? मुझे ये बतला दें, एक केस ट्रिब्यूनल से ट्रिब्यूनल ट्रांसफर होना 3 साल हो गए। मेरा केस लाहौर हाई कोर्ट में जॉब 1 के अंदर सिर्फ ट्रांसफर के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत को भेजना है। जब और लेबर का केस है 14 साल हो गया, लेबर के केस में 14 साल लगेंगे,
क्या ये अदालतें इंसाफ दे रही है? मुझे मेहमान से इतना बुला दें। तो फौजी अदालतें नहीं, कौन सी अदालतें होनी चाहिए? अदालत को 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में फैसला करे, ये इधर लगाया जाए उधर लगाए ताकि केस खत्म हो जाए। जब जज दिखेंगे, रिश्वत लेंगे, सुस्त करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो फौजी अदालतों का आना जरूरी है इस मुल्क में, क्योंकि फौजी अदालतें नहीं होंगी तो इंसाफ नहीं होता। ये जज इंसाफ नहीं देते, ये बुज़दिल भी है, करप्ट भी है। जी अली नवाज साहब, आपका दूसरा सवाल क्या है? आप दूसरा सवाल करिएगा, आपका एक सवाल आ गया, कॉल ड्रॉप हो गई। अली नवाज साहब ने एक अच्छा, बात बहुत सारे लोगों को यही खर्च ठीक है, वो ठीक एक यानी कि तशवीश होती है। अब जिस तरह इन्होंने अपने किसी जाती केस का हवाला दिया कि कोई ट्रांसफर होना है किसी कोर्ट में, तो इसमें इतना असर लग गया। ये कबाहतें जो हैं, ये अदल गुस्तरी जिसको हम कहते हैं, जुडिशल सिस्टम, उसमें कबाहतें मौजूद है। उनको मैं तो खुद यानी कि इस बात का कायल हूँ कि उस सिस्टम में जब तक ये कबाहतें मौजूद हैं, जब तक वो दूर नहीं करेंगे, उस पर आवाम का एतमाद नहीं कायम हो सकता। लेकिन बात यह है कि अभी यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले जो एक जो आर्डर किया है, यही यानी कि अदालतें ये यानी कि फौरी इंसाफ के हवाले से पाबंद किया है उन्होंने अदालतों को, सिविल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से एपलेट कोर्ट तक, कि इतने दिन में आपने, सिविल कोर्ट ने इतने दिन में फैसला करना है, सेशन कोर्ट ने इतने दिन में फैसला करना है, एपलेट कोर्ट ने इतने हफ्तों में फैसला करना है। तो मैं कहता हूँ कि यही रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की, इसी को बेस बना के आप निज़ाम अदल को ठीक कर सकते हैं, उसकी जो टेढ़ी कल है वो दुरुस्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल उसके बाद किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। असल में आसिफ साहब, यहाँ मसला ये है कि जुडिशल सिस्टम के पैरेलल पहले ही एक सिस्टम चल रहा है जिसको जरगा सिस्टम भी कहा जाता है, या पंचायत सिस्टम जिसको कहा जाता है। वो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है और लोगों को चाहिए होता है क्विक जस्टिस, यानी स्पीडी जस्टिस जिसको कहा जाता है। और हमारे यहाँ अक्सर औकात कोर्ट्स के अंदर ये होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो वाले सिस्टम की वजह से लोग जो है आवाजार आ चुके हैं। एक तरह से वो चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसकी वजह से जो शख्स है जिसने कोई गुनाह सरजद किया वो कैफिर किरदार तक पहुंचे। हाँ, ये यही बात है ना। ये जो तस्वर एक मिसाल दी जाती है कि दादे ने केस दायर किया तो दादा फौत हो गया, उसका बेटा फौत हो गया, तो पोता जो है वो केस लड़ रहा है लेकिन अभी तक उसके फैसले की नौबत नहीं आई। तो ये जाहिर है इस वजह से ही यानी कि कॉन्फिडेंस अगर शेक होता है जुडिशल सिस्टम पे, तो उसकी यही वजह है। मैं तो इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें इस्लाह होनी चाहिए। ये इस्लाह किसने करनी? ये भी हुक्मरानों के करने की बात है, ये अदालतों ने खुद तो नहीं करनी ना। अदालतों के सामने तो जो आप सेटअप ला कर दे देंगे, जो कानून मौजूद है उसके तहत उन्होंने काम करना है, ठीक है ना। अब अगर एक जुडिशल सिस्टम आप ला रहे हैं, उसके तहत आप जजों की तादाद पूरी नहीं कर रहे, तादाद उनके पास नहीं है, स्टाफ उनके पास नहीं है, दूसरी जो लवाजमात चाहिए वो उनके पास नहीं है, फिर माहौल नहीं है जिस तरह यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा होती है, वो मामला है। तो इसमें ज़ाहिर है फिर जो डिलेइंग टैक्टिक्स खुद फरीकैन के वकला इख्तियार करते हैं, उस वजह से ज़्यादा ये ताख़ीर होती है मुकदमात में। तो ये सारे मिलकर जो है ना, ये सारी कबातें मिलकर फिर मलबा अदालती निज़ाम पे पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें इस्लाह ज़ाहिर है सबने मिलजुल के करनी। अदलिया की जहाँ तक जिम्मेदारी है उन्हें भी निभानी चाहिए। वो इस वक्त जिसका मैंने मिसाल दी है, अभी लास्ट वीक ही आर्डर की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि मुकदमात के फैसलों के हवाले से कि आप एक लिमिट मुकर्रर की उन्होंने कि आपने इतने अरसे में ये कंप्लीट करके फैसला सादर करना है। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मेरे ख्याल सारे इतराज़ात जो है उनकी गुंजाइश खत्म। फिर वो दूसरा एतराज करप्शन वाला शुरू हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं पहले। जमाल मुस्तफा हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब को भी मेरा सलाम। एक जिसारत करूंगा आपसे, गुजारिश करने की कि जो कोर्ट सिस्टम है, अब इसमें जो करप्शन है, जो वकील जो उनका जो कॉन्डक्ट है केसेस को डिले करने का, फिर जो आप जुडिशियल सिस्टम है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं तो ये कहूँगा खरबों अरबों खर्च होते हैं कि एक कोर्ट को रोल मॉडल जो है बना दें, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ताकि वहाँ से जस्टिस जो है वो एक्सिक्यूट हो। एक सिर्फ कोर्ट जो है वो ही कर दे। दूसरी मैं तवज्जो आपकी आसिफ साहब दिलाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात पर। वो मैंने आपके प्रोग्राम में, ये न्यूज लॉन्च में एक दिन ऑब्जेक्शन उठाया था कि जरदारी साहब अशरफ गनी से क्यों मिलने गए हैं और उसके पीछे एजेंडा क्या है, फॉरेन ऑफिस ने क्या
इसकी कोई इसकी जरूरत महसूस की। और उसके बाद आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ आपके तल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। और ये साहब यहाँ तक कह गए कि जी हम वो जंग होगी, फलाना होगा। जो लंदन में साहब हैं वो भी जंग करने पे हर वक्त तुले रहते हैं फौज के खिलाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब जो लोग बाहर चले गए हैं, इनसे हमारी जो ग्रेट पाकिस्तान आर्मी है उसको मोहतात रहना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये तो दे आर ऑल फॉर मनी। ये पावर ना हो तो फिर मनी होती है। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है कि ये बाहर से बैठ के इस तरह की साजिशें ना करें। और एक साहब तो साजिशों में मशहूर हो चुके हैं, हर रोज उनकी बातें निकल आती हैं उनकी पार्टी की। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल मुस्तफा साहब जी। इसमें देखिए मुस्तफा साहब ने पहली बात जो की कि किसी एक जज को बतौर रोल मॉडल एक कोर्ट को बनाना चाहिए, मेरा ख्याल है ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती। आप इससे आप करेंगे, तकिया करेंगे एक अदालत पे तो फिर कितने केसेस वो अदालत सुनेगी। बात तो यही है किसी की कोशिश होगी, हाँ, हर किसी की यही कोशिश होगी कि इस अदालत ने इंसाफ देना है, तो बाकी अदालतें क्या नाइंसाफी करे। फिर एक तस्वर ये सामने आ जाएगा कि बाकी अदालतें तो बेइंसाफ है, सिर्फ एक अदालत ये है जिसने इंसाफ देना है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर अदालत को रोल मॉडल होना चाहिए इंसाफ की फराहमी के हवाले से। अब जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि जो जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वो इस्लाह की जाए, जहाँ कानून साजी की ज़रूरत है वहाँ कानून साजी की जाए इस्लाह के लिए। लेकिन हम ये कहें कि एक अदालत ये है जिसने इंसाफ फराहम करना है, तो फिर तो पूरा मुल्क उमड़ आएगा ना उस अदालत की तरफ, तो कैसे वो इंसाफ देगी फिर। तो यही है कि सारी अदालतों को पूरे जुडिशल सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, हाँ उसकी जरूरत। आप जिस आपने करप्शन की बात की, इन्होंने भी मुस्तफा साहब ने भी बात की करप्शन के हवाले से, तो ये करप्शन की लानत जो है ये तो हमारे हर महकमे में, हर इदारे में मौजूद है। हर यानी कि एक अजीबोगरीब एक कल्चर बन गया है कि एजाज बन गया करप्शन लेना, बजाय इसके कि नदामत और शर्मिंदगी हो करप्शन लेने वाले के चेहरे पर। उसके चेहरे पर तफाखर का एहसास होता है जो करप्शन लेता है। ज़ाहिर है एक सोसाइटी में जो एक धन दौलत का जो एक ट्रेंड है, तो उसमें करप्शन कल्चर जो है इसके ज़रिए फिर खुद को अमीर से अमीर तर करने की जो एक है जो रिवायत, उसको आगे बढ़ाने में फिर सारे सबके हाथ रंगे हुए हैं इसमें आवे का आवा जिस आपने कहा बिगड़ा हुआ है। तो इसमें अदालतें भी, ज़ाहिर अदालत अदलिया का निज़ाम भी है, इसमें एग्जेक्टिव में जो लोग हैं वो अगर ऊपर से करप्शन शुरू हो रही है तो फिर नीचे तक जाएगी। ठीक है ना। नीचे वाले जो पिस रहे हैं तबकात, उनका भी फिर ये होती है कि अगर ऊपर वाले सब कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई पकड़ नहीं हो रही, तो फिर ठीक है हम भी इसी हमाम में गोते लगा लें, तो ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है एक सिस्टम की इस्लाह जो है वो मकसूद तो है। आसिफ साहब, दूसरा पॉइंट जो जरदारी साहब वाला था अफगानिस्तान के हवाले के साथ ये खबर ऐड कर लेते हैं दहशतगर्दी की, तो उसी के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि वजीरिस्तान बम हमले, झड़प, 6 एहलकार शहीद, 12 दहशतगर्द हलाक। अफगानिस्तान से 3 मार्टर गोले फायर। दत्ताखेल के गांव में फौजी काफिले को रिमोट कंट्रोल बमों से निशाना बनाया गया। झड़प में 4 जवान शहीद हुए। 2 रोज के लिए इलाके में कर्फ्यू नाफिज। जनूबी वजीरिस्तान में दूसरे रोज भी 2 जवान शहीद। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली और साथ ही साथ दहशतगर्द साथियों की नाशें छोड़कर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अफगानिस्तान से फायर किए जाने वाले गोले सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के करीब गिरे। जानी नुकसान नहीं हुआ। शवाल में जमीनी कार्रवाई के आगाज से झड़पें बढ़ गई। आसिफ साहब, वही जरदारी साहब के हवाले से जो जमाल मुस्तफा साहब ने बात की कि वो अफगानिस्तान गए, उसके बाद रिलेशनशिप्स कुछ खराब होना स्टार्ट हुए, उधर की हुकूमत के भी कुछ तेवर बदलना शुरू हुए, यहाँ से जो फ्रेंडशिप के पैगाम भेजे जाते थे वो भी उस तरीके से नहीं लिए जाने लगे। शायद इंडिया की भी कुछ मुदाखलत होगी इसके अंदर, क्या कहते हैं? ये शायद वाली बात ही। अब जरदारी साहब के इस अशरफ गनी से मुलाकात को हम शायद इस पैराए में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला पहले से चल रहा है। राइट। ये जब से यानी कि शुरू हुआ ग्वादर पोर्ट और इक़्तिसादी राहदारी का मामला, उस वक्त से इंडिया जो है वो ज़ाहिर है वो तो हमारी नहीं देखना चाहता ना कि कोई इस्तेहकाम की कोई रमक भी यहाँ पैदा हो। तो जब उसे एहसास हुआ कि इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो जाएगी, तो उसने फिर साजिशों की जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने फिर अशरफ गनी ने दौरा किया था जब दिल्ली का, इनसे
अपने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उनसे मुलाकात की, तो उसमें भी मोदी साहब ने उन्हें राम करने की कोशिश की, तवज्जो हटाने की कोशिश की कि आप वो एक ईरान में बन रहे एक पोर्ट इंडिया के तावन से वो चाबहार जो है, तो मोदी साहब ने उन्हें एक दाना फेंका कि आप चाबहार जो है वो आपके नज़दीक होगा, आप वहाँ से ज़्यादा सहूलत मिल सकती है बजाय इसके कि आप ग्वादर पोर्ट का जो है मामला उसमें आप पाकिस्तान का साथ दें। तो ये चल रहा है, उस वक्त से चल रहा है मामला। उस वक्त से हमें तो ये तवक्को थी कि जो नई अफ़गान हुकूमत है अशरफ गनी साहब की, शुरू में ऐसा तासर मिला भी था कि वो जो नफरतें पहले से थी वो पाटने की कोशिश कर रहे हैं नए हुक्मरान जो है। अब्दुल्ला जो है चीफ एग्जेक्टिव, वो कुछ उनका स्टांस जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही रहा है, हमेशा अगेंस्ट रहा है, पहले भी जब वो वजीर खारजा हुआ करते थे। तो लेकिन अशरफ गनी जो है ये मॉडरेट एक किस्म के नज़र आए थे कि ये एक मुफाहमाना किरदार अदा करके जो एक दूरियाँ हैं, ये जो दो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो मेरा ख्याल है किसी और के तावन की जरूरत नहीं रहती। दहशतगर्दी का तदारक करने के लिए दोनों अगर कोऑपरेट करें तो मेरा ख्याल है पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जाहिर है जिन कुव्वतों की ने ये यानी कि ये बसात बिछाई हुई है दहशतगर्दी की, उनके मकासद कुछ और है, वो हमारे आपस के ज़रिए तो नहीं तय करवाना चाहेगी ना। इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि इनके जो इख्तलाफात हैं, जो दूरियां हैं, वो बढ़ाई जाए बजाय इसके कि फासले सिमटे। तो अशरफ गनी साहब उस ट्रैप में आए लगते हैं। अब ये जो मामला है, हमारा तो यही तकाजा होता है ना अफगानिस्तान से कि आपने जो दहशतगर्द इधर से भाग कर गए, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद यहाँ से भागकर जो अफगानिस्तान में जिन्होंने, उनमें मुल्ला फजलुल्लाह भी शामिल है, तो हम तो ये तकाजा करें कि या आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करें या उन्हें हमारे हवाले करें ताकि ये टंटा खत्म हो। लेकिन अफगानिस्तान इस रास्ते पे आ नहीं रहा। ये जो कल की वारदात है, हालांकि ये भी वादा किया गया था इस हवाले से कि हम पकड़ेंगे और हम इसके अंदर मदद करेंगे। बिल्कुल बात हुई थी, लेकिन अमलन जो है वो चीज सामने नहीं है। वो ऐसी सूरत आसिफ साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात इस खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इंडिया जो है ऐसा कुछ चाहता नहीं, क्यों नहीं चाहता, इसके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब की भी जो है वो मुलाकात होने वाली है जल्द ही, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाले से, अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से और इंडिया की मुदाखलत के हवाले से। तो इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिशें करता रहा, जो कि कई दफ़ा कामयाब हुई और कई दफ़ा नहीं हुई। आसिफ साहब, यहाँ अमरीकी सफ़ीर भी कुछ कहते हैं, उनकी भी ज़रा बयान को ऐड कर लेते हैं कि जनूबी एशिया में प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। पाक फौज ने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के जरिए दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी, अमरीकी सफ़ीर का ये कहना। और दहशतगर्दों को शिकस्त पाकिस्तान के शहरियों के साथ अफगानिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। ऑपरेशन के नताइज इंतहाई मुतासिर कुन हैं। पाकिस्तान में इंतजामिया और फौज इंतहाई मुनज़्ज़म है। दाइश के लिए जगह बनाना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। रिचर्ड ओल्सन की गुफ्तगू। अब इसके हवाले से तो यहाँ तो लग रहा है ऑल इज वेल और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है जो प्रैक्टिकली देखे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में कुछ बहुत ज्यादा खातिर ख्वाह बेहतरी है। वो दूरियां पैदा हो रही हैं, जिसका मैंने पहले अर्ज किया है कि वो इंडिया की ये साजिश है कि वो इसमें दूरियां पैदा करे, निफाक की फिजा पैदा करके। तो अब जाहिर जिस अमरीकी सफीर ने ये पॉइंट आउट किया है कि यानी कि ये जो दहशतगर्दी दोनों के लिए नुकसानदेह, अफगानिस्तान के लिए, जाहिर है अफगानिस्तान तो एक मैदान जंग बना रहा है 12 साल तक। अब भी वहाँ अगरचे वो नेटो फोर्सेस का इनखला हो गया है, लेकिन अमरीकी फोर्सेस वहाँ एक मुआहदा नया साइन हुआ था काबुल और वाशिंगटन के माबैन, तो उसके तहत अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अभी तक वहाँ मौजूद हैं। तो जब तक मैं समझता हूँ कि जब तक गैर मुल्की फौजी बूट वहाँ रहेंगे अफगान धरती पर, अमन की फ़िज़ा जो है वो यकीनी नहीं हो सकती। अमन की फ़िज़ा तब यकीनी होगी जब अब देखिए ना, ये दहशतगर्दी का पस मंज़र जो है वो अगर थोड़ा सा उसका भी हम जायज़ा लें
तो ये रिएक्शन में सारा मामला हुआ था। जब यानी कि 9/11 के बाद नेटो फोर्सेस का यहाँ दाखिला हुआ अफ़गानिस्तान में, तो ये जंग शुरू हुई, तो उसके रिएक्शन में ये मामला ज़ाहिर है। फिर जब रिएक्शन में जो काम शुरू होता है तो फिर ये काम करने वाले उनके फिर अपने मुफादा शुरू हो जाते हैं, उनकी फिर अपनी यानी कि जब एक काम शुरू होता है तो उसमें किसी के घर, किसी के आंगन में गंदम की बोरियां आना शुरू हो जाती हैं, पैसे की रेल पेल शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी और तरजीहात हो जाती हैं। तो फिर वो खुद चाहता है कि मैं अपने तौर पे किसी का यानी कि मरूने मिन्नत होने की बजाय मैं खुद ही ये सारे वसाइल जो माल है ये खुद में पूरा कर लूँ। तो ये सारा मामला जो है इससे फिर ये बढ़ावा हुआ था। फिर दहशतगर्दी जो फैली है पाकिस्तान में, फिर जिस तरह दहशतगर्दी के मनहूस साए जो है वो फैले, तो इसका सारा यही पस और इस मनहूसियत के अंदर आसिफ साहब भारत का किरदार तो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि भारत जो है फ्रंट लाइन पर भी और एट द बैक फुट भी दहशतगर्दी कर रहा है। इसके हवाले से भी ये खबर आज कर लेते हैं कि भारतीय फौजी ने की चारवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, गोलाबारी, रेंजर्स का भरपूर जवाब। भारत की जानिब से रेंजर्स की पोस्टों पर और सिविल आबादी पर हल्के और भारी हथियारों का आजादाना इस्तेमाल, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। और साथ ही भारत के पास कश्मीर पर पाकिस्तान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुज़ाकरात बढ़ाने के सिवा चारा नहीं, रॉ के साबिक सरबराह ने ये कह दिया। और एक और खबर के नवाज शरीफ और मोदी मुलाकात 10 जुलाई को रूस में होगी, भारतीय टीवी का दावा। ये तमाम खबरें जो हैं, एक तरफ जो है भारत बांग्लादेश को हमसे अलग यानी ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने की बात करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान वो तो अलग हो चुका है, ईस्ट पाकिस्तान तो जाहिर अलग हो चुका है, लेकिन ये बात करते हैं कि हमारे बगैर नहीं हो सकता था। वी वर द पिवटल। वो जाहिर है, वो देखे ना मोदी ने तो खुद वहां जाके एतराफ किया ना कि जो मुक्ति बानी की जो तहरीक थी, जो पाकिस्तान तोड़ने की तहरीक थी, बांग्लादेश के क़याम की तहरीक थी, उसमें वो कहते हैं कि मैंने खुद हिस्सा लिया था। ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो हुक्मरान है, पहले जो हुक्मरान थे इंडिया के, ज़ाहिर उनका मतलब नज़र भी यही था कि पाकिस्तान की सालमियत को कमज़ोर करना है। इसका ज़ाहिर पस मंज़र ये है, वो चूँकि एक उनका एक अखंड भारत का एक ख्वाब था, तोसी पसंदाना, जो पूरे खित्ते पर गलबा हासिल करने के, तो वो ख्वाब टूट गया था फिर पाकिस्तान की तश्कील की सूरत में, जब उसकी कोख में से ही पाकिस्तान ने जन्म ले लिया। तो ये जो मामला हुआ 1947 में तकसीम हिंद का, तो बादल दरखास्ता कबूल तो कर लिया इंडियन लीडरशिप ने पाकिस्तान का क़याम, लेकिन दिल में उसने यही ठाने रखी कि इस पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम नहीं होने देना। और वो उसी दिन पता चल गया था 14 अगस्त और 15 अगस्त वाला जो मसला शुरू हुआ था। शुरू दिन से उसकी जो साजिशें चल रही हैं वो आज भी उसी तरह बरकरार है। पाकिस्तान को 2 लाख उसने कर दिया हुआ है, बाकी जो अब पाकिस्तान है उसकी सलामती के दर पे है। वो इसी की सलामती खत्म करने के लिए उसने अपने आप को एटमी कुव्वत बनाया था। और अब जो मुआहदे साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, उसने ये एटमी तामन के जो मुआहदे किए, हत्ता कि अब तो जो एटमी जो असला साज फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी इंडिया में लग रही हैं अमेरिका के तामन से। तो ये सारी उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं, ये सारे मंसूबे जो हैं वो सिर्फ हमारी सालमियत के खिलाफ है, और तो कोई यानी कि उसको चैलेंज करने वाला नहीं है। और हम उसे समझ नहीं पा रहे आसिफ साहब। हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक मसला उठाना था, मलिहा लोधी साहिबा को बुलाया गया, बाद में एक आ गया कि वो तो नॉर्मल डिस्कशन के लिए बुलाया गया था, एक रूटीन की बात थी। वो चीज़ भी हम नहीं उठा रहे। बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति बानी ने, नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी वगैरह ने किया, हिंदुओं ने किया, जो इंडिया ने किया, उसके हवाले से हम यूएन के अंदर नहीं अपना स्टैंड दे पा रहे। हमने कहा था कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू करेंगे, वो भी अभी तक हमें शुरू हुआ था। इसमें देखिए ना, यही अब नरेंद्र मोदी वाला इशू हुआ, फिर ग्वादर पोर्ट और राहदारी मंसूबा जो है उसके बारे में जो साजिशें सामने आई, उसके बाद फिर जिस आपने एक खबर ये सरहदी कशीदगी वाली, गोलाबारी वाली सुनाई, ये आज की नहीं, ये जब से मोदी साहब इख्तियार में आए उस दिन से सरहदी कशीदगी जो है वो उन्होंने बढ़ाई है, और ये रोज़मर्रा का मामूल है वहाँ, यानी कि फायरिंग, गोलाबारी जो है। तो ये सारे मामलात हम तो खुद यानी कि हमारा जो नुआवत ग्रुप है, इसमें जो हमारा एक कंसर्न होता है वो नज़रियाती सरहदों के मामले से भी है और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के हवाले से भी है। तो इसमें हम तो यही जोर देते रहे हैं कि आप जिस तरह यानी कि आप देखिए इंडिया जो है वो चला गया वहाँ, एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी है
वहाँ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए, ठीक है ना, वो ज़कीर रहमान लखवी को इशू बना के कि उसको पाकिस्तान ने रिहा कर दिया, हालांकि उसे रिहा नहीं होना चाहिए था, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एक करारदाद पास की उसकी रोशनी में, तो वहाँ वो चला गया। वो तो लकीली चीन ने वीटो कर दिया तो हम बच गए, वरना तो बाकी जो 4 रुकन मुमालिक थे वो तो हमारे खिलाफ फैसला दिए बैठे थे ना। तो इसकी बेस पे फिर हमारी यानी कि हमारी ये रही है, इसमें कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान को भी इंडिया पर पाबंदियां लगवाने के लिए रजू करना चाहिए। एक यानी कि क्लियर कट उसकी मामलात हैं, पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है ना, और वो आलमी अमन के लिए थ्रेट बन रहा है। जिस तरह वो जंग की धमकियां देता है इंडियन वजीर दिफा जो है वो, और तौसी पसंदाना जो उनकी थॉट है वो तो पूरे साउथ एशिया को अपनी लपेट में लिए हुए। इस हवाले से एक हमदर्दी की फिजा पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक इस हवाले से मौजूद है कि इंडिया जो है वो थ्रेट बन रहा है आलमी अमन के लिए। तो इस फिजा में अगर हम आलमी फोरम से रजू करेंगे इंडिया के खिलाफ तो उसमें हमारी दादरसी हो सकती है। ये हमारी सफारतकारी का मामला है। सही। अच्छा, सफारतकारी की बात करते हैं। आसिफ साहब, बड़ी कोशिशें की अमेरिका को राम करने की, लेकिन अमेरिका बगल में छुरी मुंह में राम राम होता रहा। इंडिया जो जिस तरीके से अमेरिका की मैं बात करना चाह रही हूँ कि अमेरिका ने हमारे बड़े तारीफें भी की। बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली जो मिसाल है वो इंडिया के ऊपर तो लागू होती है, लेकिन अमेरिकी सफीर ने इतनी तारीफें की पाकिस्तान की, लेकिन जब भी बात आती है इस तरह की किसी बात की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो हमेशा चीन साथ देता हुआ नजर आता है। अब पाकिस्तान जो है अपनी डिप्लोमेटिक शिफ्ट भी कर रहा है कुछ रशिया की तरफ, तो उसके हवाले से भी खबर ऐड कर लेते हैं कि पाकिस्तान, चीन और रूस अगस्त में मुश्तरका जंगी मशकें करेंगे। बड़े अरसे बाद रूस से ताल्लुकात जो हैं बेहतर होने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या पैरेलल चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? देखिए, जहाँ तक एक आलमी एक असूल है पुरअमन बकाए बाहमी वाला जी, जिसमें एक दूसरे की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए हमने मामलात चलाने हैं, ताल्लुकात उस्तवार करने हैं दूसरे ममालिक के साथ। उसमें अमेरिका के साथ भी हमारे ताल्लुकात उस्तवार होते हैं, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन जब अमेरिका के अज़ाइम सामने आते हैं हमारी सालमियत के ख़िलाफ़, जिस तरह ये दहशतगर्दी की जंग में जो सारा मामला हुआ, वो अपनी सलामती को बचाने के नाम पर हम पर दहशतगर्दी मुसल्लत करता रहा है, हम पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उसकी रद्द अमल में जो दहशतगर्दी होती है वो भी ज़ाहिर है वो उसी हिकमत अमली का हिस्सा ही है ना। तो अगर अमेरिका गुरेज नहीं करता हमारी सलामती को कमज़ोर करने के इक़दाम उठाने में, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे उसके साथ कैसे रिलेशंस होने चाहिए। तो इस तनाज़र में अगर अब एक आइस ब्रेक हो रही है, रशिया की तरफ हमारा एक झुकाव हो रहा है, चीन पहले ही हमारा यानी कि एक काबिल एतमाद जो है रिश्ता चाइना के साथ, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र रहा है हमेशा। अब अगर रूस के साथ भी एक ये मामला इस तरह होता है, यानी कि एक खित्ते में एक ताकत का जो तवाज़ुन जो है, जो सोवियत यूनियन के टूटने से ख़राब हुआ था, अगर अब ये 3 ममालिक चीन, पाकिस्तान और रशिया मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर वो टूटा हुआ तवाज़ुन जो है वो कायम हो जाएगा और वो इंडिया भी कैंडे में आ जाएगा फिर। राइट, होपफुली इंशाल्लाह ताला। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तज्जिए से हमें मुस्तफीद कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले एक और खबर ऐड करना जरूरी है। ग्रीस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बैंकरप्सी की तरफ वो बढ़ रहा है। बैंक जो है ग्रीस के अंदर 10 दिन तक बंद रहे, उसके बाद खुले। लोगों की जो लिमिट थी 60 यूरोज उन्होंने निकलवाए, लेकिन यूनान के यानी ग्रीस के लोगों ने स्टैंड ले लिया। स्टैंड क्या लिया, इसके हवाले से खबर ऐड कर लेते हैं कि यूनान में रेफरेंडम अक्सरियत ने बेल आउट पैकेज के लिए सख्त शराइत मुस्तरद कर दी। 50% गिनती के मुताबिक 61.5 ने ना के हक में वोट दिया। बैंक कल खुल जाएंगे, ये कहा गया। यानी कि जो IMF जिस तरह हम पर शराइत लागू करता है कि जी आप तमाम सब्सिडी हटा दीजिए, बिजली के बिल को बढ़ा दीजिए, तमाम शराइत हम चुप करके सुनते रहते हैं। यूनान के लोगों ने माली बहरान के बावजूद भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया और रेफरेंडम कराया गया और उन्होंने यही कहा कि शराइत इतनी सख्त बेल आउट पैकेज के लिए हमें मंजूर नहीं है। हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन किसी के भिखारी बन के नहीं रहेंगे। और इसी तरीके की ज़रूरत पाकिस्तान के
के अवाम को भी है। स्टैंड लेने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी स्टैंड लेने की ज़रूरत है। किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब को लोगों ने अपने जेवर तक दे दिए थे कि आप जो हैं यहाँ पाकिस्तान का लोन उतारें, लेकिन वो किधर गए उसका कुछ पता नहीं। पाकिस्तान के सियासतदान अगर ट्रस्टवर्दी हों और बाकी में पाकिस्तान से सिंसेयर हों तो फिर पाकिस्तान को भी इस सूद की और इस कर्जे की लानत से निकाला जा सकता है। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।